this session we will look at arrays of structures and we will try to see how we can pass structures to functions. We'll look at both methods, passing by value and passing by reference. इसमें हम ये सीखेंगे कि एक array of structure क्या होता है, इसकी जरूरत क्या है, एक स्ट्रक्चर को फंक्शन के अंदर कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस वाले तरीके से कैसे पास किया जाता है और कैसे एक्सेस किया जाता है. ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले टॉपिक है एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. नाम से ही क्लैरिटी मिलती है. एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स मींस ऑफ कोर्स इट विल बी एन एरे बट अ स्पेशल टाइप ऑफ एरे वेयर इन each room in the array, each cell of the array will store what? A structure instance. तो यहाँ पे क्या होने वाला है, हम एक ऐसा एरे बनाएंगे जिसमें मान लीजिए 5 कमरे आपने लिए. आपने एक एरे बनाया जिसमें 5 कमरे हैं, 10 कमरे हैं, 100 कमरे हैं, जितना भी बड़ा एरे आप चाहें बना सकते हैं. छोटे एरे की बात करते हैं, मान लीजिए आपने 5 कमरों का एरे बनाया, तो उसका जो हर एक कमरा होगा उसके अंदर आप क्या रख सकते हो, पूरे के पूरे स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड या पूरी की पूरी किताब की एक जानकारी जो कि स्ट्रक्चर इंस्टेंस के फॉर्म में आपने पिछले सेशंस में देखी थी. तो फायदा क्या होता है, अभी अगर आप ऐसा नहीं करते हो, मान लीजिए आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज नहीं करते हो और आप क्या करते हो, स्ट्रक्चर के अलग अलग इंस्टेंसेस बनाते हो, जैसे B1, B2, B3, B4 बुक के बनाए थे. पिछले सेशन में जो स्ट्रक्चर देखा था मैं आपको वापस दिखाता हूँ. यहाँ पे देखिए, जो बुक स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था उसके आपने 2 इंस्टेंसेस बनाए थे, B1 और B2. तो ऐसे में क्या होता है कि B1 जो है वो मेमोरी में एक अलग लोकेशन पे बनेगा और B2 एक डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे जाके बनेगा. मतलब B1 और B2 के बीच में काफी ज्यादा दूरी हो सकती है कि वो किसी अलग कोने पे बने और B2 किसी अलग कोने पे जाके बने. अगर आप चाहते हो कि आपका B1 और B2 कंटिग्युअसली प्लेस्ड हो, मतलब जहां B1 खत्म हो उसी बगल वाले कमरे से B2 के डाटा को रख दिया जाए, ऐसा करना है तो B1 और B2 को अलग अलग नहीं बनाएंगे, हम B of 2 यानी स्ट्रक्चर्स का एरे बनाना सीखेंगे. अब अगर किसी के दिमाग में आए कि सर अलग अलग रखने में क्या प्रॉब्लम है, डाटा तो अवेलेबल है ना, आप अलग अलग जगह पे रख लो, क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं फिर आपको कहूंगा कि एक बार एरे वाला लेक्चर वीडियो जो अपलोडेड है उसे देख लीजिए. एरे क्यों पढ़ा था, चीजों को अलग अलग रखा जा सकता था, मगर आप एक साथ क्यों लाना चाहते थे, एक साथ चीजें लाने से रिट्रीवल ऑपरेशंस आसान हो जाते हैं, कंप्यूटर को भी सर्चिंग में आसानी होती है. दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एरे में मान लीजिए 5 कमरे हैं और पांचों कमरे साथ साथ हैं, तो आप फंक्शन में सिर्फ एक एड्रेस भेजते हो, एरे का शुरुआती एड्रेस, उसके पहले कमरे का पता, और पॉइंटर को प्लस प्लस कर करके अलग अलग कमरे में जाके डाटा को एक्सेस कर लेते हो. अगर आपके कमरे साथ साथ ना हो, कमरे अलग अलग जगह पे बने हो, तो हर कमरों के 5 कमरों के 5 एड्रेस होंगे, 5 पॉइंटर बनाने पड़ेंगे और 5 पॉइंटर से उनको एक्सेस करना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, एरे की ब्यूटी क्या होती है कि सारा सामान जब एक साथ आ जाता है तो एक्सेस आसान हो जाती है. तो हम चाहेंगे कि हमारा जो B1 B2 है ये भी अलग अलग ना पड़ा रहे, B1 और B2 मेमोरी में एक साथ आ जाएं. उसके लिए टॉपिक क्या पढ़ना पड़ गया हमारे को अब, एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. तो इन आवर सैंपल प्रोग्राम टू स्टोर डेटा ऑफ 100 बुक्स we would be required to use 100 different structure variables from B1 to B100, which is definitely not very convenient. अब 100 अलग अलग वेरिएबल बनाओगे तो 100 अलग अलग जगह पे सेव हो जाएंगे, फिर ये कन्वीनियंट बिट तो नहीं है. बेटर अप्रोच वुड बी टू यूज एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स. अब सवाल ये है कि एरे का बेनिफिट उठाना है तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर सीखना होगा. बनता कैसे है वो अभी देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए, आपके पास एक बुक नाम का स्ट्रक्चर है, ये वो पिछले सेशंस में भी हम देख रहे थे, सेम वही स्ट्रक्चर लिया गया है. बुक का नाम, बुक का प्राइस, नंबर ऑफ पेजेस, ये स्ट्रक्चर के अंदर हमने एलिमेंट्स लिए हैं. डिसिमिलर टाइप है, स्ट्रक्चर हिट्रोजीनियस होता है, ये आपको बताया हुआ है. अब सवाल ये है कि एरे कैसे बनता है. तो भाई अगर इंटीजर्स का एरे बनाना हो तो क्या लिखते हो, एरे का नाम और साइज, कितने कमरे चाहिए. मगर यहाँ इंटीजर्स का एरे नहीं बनाना है, एरे किसका बनाना है, स्ट्रक्ट बुक का. स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्ट बुक. तो मैंने क्या लिखा, स्ट्रक्ट बुक B of 100. तो B of 0, B of 1, B of 2, B of 3, B of 4 करते करते B of 99 तक जाएगा, क्योंकि एरे 0 से शुरू होता है, तो 0 से शुरू होकर 100 तक तो नहीं जाएंगे, हम कहाँ तक जाएंगे, 99. बेनिफिट क्या होगा, लूप चला के अपने 99 किताबों की जानकारी आप एंटर कर सकते हैं. एक ध्यान देना,
यहाँ पे 100 लिखा हुआ है या 99 लिखा हुआ है। अगर किसी ने इस कोड को कॉपी पेस्ट करके चलाया तो सिस्टम उसको 100 किताबों की जानकारी डालने के लिए बोलेगा, फिर टाइम वेस्ट होगा आपका। तो इसको 100 ना रख के छोटा कर लेना, इसको 5 कर लेना। तो इसको 5 करोगे तो 0 से 4 तक लूप चला लेना, क्योंकि 5 मतलब 5 कमरे मतलब क्या होता है, 0 से 4 तक इंडेक्स होता है। एरे इंडेक्स हमेशा 0 से शुरू होता है सी लैंग्वेज में। तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। 99 मत रख लेना, 100 मत रख लेना, ठीक है। बाकी तो चीजें वैसी हैं बेटा। आप लिखते थे b1 डॉट नेम, अब यहाँ b1 डॉट नेम तो नहीं होगा, b ऑफ i डॉट नेम होगा। i की वैल्यू पहली बार में 0, यानी b ऑफ 0 का नेम, b ऑफ 0 का प्राइस, b ऑफ 0 के पेजेस, ये सारी चीजें रीड होंगी, ठीक है। अगली बार में i1 हो जाएगा तो b ऑफ 1, b ऑफ 1, b ऑफ 1, फिर i2 हो जाएगा तो b ऑफ 2 की चीजें रीड होंगी। सिमिलरली डिस्प्ले करने के लिए भी ऐसा ही लॉजिक रहेगा। तो ये जो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स है वो इसी तरह से लिखा जाता है, एक एरे की तरह ही होता है, और लूप चला के उसको रीड और डिस्प्ले किया जा सकता है। यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है f फ्लश stdin। अक्सर बच्चे पूछते हैं ये क्यों लिखा है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप इसे नहीं लिखेंगे और अपने कोड को रन करेंगे कंपाइलर पे, तो आपका ये स्कैनफ फंक्शन बफर्ड फंक्शन है, ये बफर्ड रीडिंग करता है, और बफर में एक डाटा को रीड करने के बाद में बफर फ्लश आउट नहीं होता, तो आपकी रीडिंग कई बार प्री मैच्योरली टर्मिनेट होगी। मतलब क्या होगा, आपने नाम रीड किया, वो नाम रीड करने के बाद आपसे प्राइस मांगेगा, और हो सकता है नंबर ऑफ पेजेस वो आपसे मांगे ही नहीं। आप कहोगे कि सर मेरे पेजेस रीड क्यों नहीं हुए या मेरा प्राइस रीड क्यों नहीं हुआ। तो क्या करना है, इस फंक्शन की हेल्प लेनी है। इसका जैसा नाम है वैसा ही काम है। एफ फ्लश यानी फ्लश आउट करेगा स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम की बात करें तो कीबोर्ड आपकी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है, तो उससे जो डाटा जनरेट हो रहा है, जो बफर में आ रहा है कीबोर्ड वाले बफर में, उसको फ्लश आउट करने के लिए इस फंक्शन को यूज करते हैं। stdio.h हेडर फाइल के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है। आप इसको यूज कर लीजिएगा अगर आपकी रीडिंग प्री मैच्योरली टर्मिनेट हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपकी मदद करेगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो कुल मिला के एरे को कैसे बनाते हैं, कैसे रीड करते हैं, इस एग्जांपल में ये दिखाया है आपको। फिर एक और टॉपिक है आपका, देखते हैं इसको भी फटाफट, बाद में उसके बाद प्रैक्टिकल वगैरह पे जाएंगे हम। नेस्टेड स्ट्रक्चर्स की अगर बात करें तो ये नेस्टेड स्ट्रक्चर क्या चीज होती है और इसकी जरूरत क्या है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन मींस स्टूडेंट्स नेम, एज ऑफ स्टूडेंट, फोन नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप कहोगे सर एक काम करो, स्टूडेंट्स का स्ट्रक्चर बना लो, मतलब स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके ऐसी चीज बना लो, और उसमें उस बच्चे का नाम, उसकी एज और उसका फोन नंबर आप रख लेना। मगर मैं कहता हूं कि मुझे क्या करना है, अपने स्टूडेंट का एड्रेस भी स्टोर करना है। तो अगर आप ध्यान से सोचो, आपके घर का पता, एक कंप्लीट एड्रेस में आपसे पूछूं तो आप मुझे कई सारी चीजें बताएंगे। आप हो सकता है मुझे करेक्टर टाइप में बताएं कि सर मेरे घर का नंबर है RZ52A, ऐसा कुछ करके बोलें। फिर आप अपनी स्ट्रीट का नंबर बताएंगे कि स्ट्रीट नंबर 12। फिर आप मुझे कहेंगे कॉलोनी नेम इज सो एंड सो। फिर आप मुझे बताएंगे शहर इज न्यू दिल्ली, है ना। इस तरीके से आप जो मुझे जानकारी देंगे वो डिसिमिलर टाइप इंफॉर्मेशन है। डिसिमिलर क्यों है, क्योंकि आपका पिन कोड नंबर टाइप हो सकता है, आपका हाउस नंबर भी नंबर टाइप हो सकता है, आपका स्टेट, आपका सिटी, आपका प्रोविंस कैरेक्टर टाइप होंगे, स्ट्रिंग्स होंगी। तो एड्रेस अपने आप में कई सारी डिसिमिलर इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि एड्रेस अपने आप में एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर होना चाहिए। स्टूडेंट स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, उसका नाम वगैरह आएगा, और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होगा, एड्रेस। तो नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है। नेस्टिंग का क्या मतलब होता है, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर्स इन सी इज अ कॉन्सेप्ट that allows declaring a structure instance as a data member within another structure। अब इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो आपके पास में दो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे मेन के अंदर। आपका पहला स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्ट एड्रेस करके, आप कुछ देखिए तो कुछ मिलिट्री ग्रीन कलर के फॉन्ट में आपको मैंने दिखाया है, जिसमें एड्रेस की बात करें तो फोन नंबर, सिटी और पिन हमने ले लिया। आप चाहें तो स्ट्रीट भी ले सकते हैं, कॉलोनी नेम ले सकते हैं, आप आइटम्स को बढ़ा सकते हैं। बहरहाल नीचे वाले स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्ट EMP, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर। अगर एम्प्लॉय स्ट्रक्चर की बात करूं तो एम्प्लॉय का नाम होगा ऑफ कोर्स कैर स्टार नेम,
उस एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर जो दूसरा डेटा मेंबर है, मैं किस डेटा मेंबर की बात कर रहा हूं, मेरे एम्प्लॉय स्ट्रक्चर में पहला डेटा मेंबर तो है एम्प्लॉय का नाम, दूसरा डेटा मेंबर क्या है, एक स्ट्रक्चर का इंस्टेंस, एक स्ट्रक्चर का इंस्टेंस। ऊपर दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो स्ट्रक्चर एड्रेस, उसका इंस्टेंस ए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि आप अपने एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर बाहर के एक स्ट्रक्चर का रेफरेंस एक डेटा मेंबर यूज कर रहे हैं एज अ डेटा मेंबर? तो ये बाहर वाले स्ट्रक्चर का इंस्टेंस जब किसी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर एज अ मेंबर बैठ जाता है, इसी को नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, यही आपने डेफिनेशन में पढ़ा था, दोबारा देख लीजिए। नेस्टेड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक सी का कैसा कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है कि आप डिक्लेयर कर सकें स्ट्रक्चर इंस्टेंस एज अ डेटा मेंबर विद इन अनदर स्ट्रक्चर, किसी एक स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर के इंस्टेंस का डिक्लेयर किया जाना। तो वही यहाँ पे दिखाया, इस स्ट्रक्चर का इंस्टेंस, यानी कि इसका इंस्टेंस बनाओगे तो कैसे बनेगा, आप चाहते तो यहाँ पर ही ए लिख सकते थे, ठीक है, और एक इंस्टेंस यहाँ पे बनाते थे ना आप एक सेम लाइन पे लिख के, तो अभी क्या सेम लाइन पे लिख के नहीं बनाना है, करना क्या है, दूसरा जो आपका एम्प्लॉय स्ट्रक्चर है उसके अंदर जाकर आपको यहाँ पर ये काम करना है। जो काम एम्प्लॉय के लिए किया गया है, ये सेम काम आपके स्टूडेंट स्ट्रक्चर के लिए भी किया जा सकता है। आप यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके कैर स्टार नेम स्टूडेंट का नाम और स्ट्रक्ट एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस एक ऐसी चीज है जो एम्प्लॉय का भी होता है और एड्रेस तो स्टूडेंट का भी होता है। तो यहाँ एम्प्लॉय का किया है, मैं आपको प्रैक्टिकली स्टूडेंट का भी करके डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। बहरहाल, जब आपका एम्प्लॉय स्ट्रक्चर बनेगा तो आप उसका इंस्टेंस भी बनाना चाहोगे। जैसे एड्रेस का इंस्टेंस ए था, वैसे एम्प्लॉय का इंस्टेंस आपने यहाँ देखो ई बनाया। अब जब ई बनेगा तो इस ई के पास क्या क्या डेटा होगा, ई के पास में पहला डेटा तो नेम होगा, जो कि मैंने एम्प्लॉय का नाम राहुल रख दिया। अब इस ई के पास और क्या क्या चीजें हैं, इस ई के पास ये ए वाली चीजें भी तो आएंगी ना, ए का फोन, सिटी और पिन। तो ए का ई के अंदर क्या था, ई के अंदर नेम है, ई के अंदर एड्रेस भी है। तो ई डॉट ए डॉट फोन, यानी ये वैल्यू, फिर ई डॉट ए डॉट सिटी यानी नागपुर, फिर ई का ई डॉट ए डॉट पिन यानी 110019। तो इस तरीके से जब आप ई इंस्टेंस बनाएंगे और उसको इनिशियलाइज करेंगे, तो आपको सिर्फ एक चीज नहीं रखनी है इनिशियलाइजर लिस्ट में, आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक मेंबर नहीं है, इसके सारे मेंबर फोन, सिटी और पिन वो भी यहाँ मौजूद हैं, दिख नहीं रहे हैं बस। तो इनिशियलाइजेशन करते समय फोन, सिटी और पिन का ध्यान रखें, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। पहले फोन था तो फोन नंबर लिखेंगे, फिर सिटी था तो सिटी लिखेंगे, बाद में पिन था तो बाद में पिन लिखेंगे। इसको हॉच पॉच या जम्बल अप नहीं कर देना कि इसको इधर कर दें उसको इधर कर दें, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। दूसरी बात है, जब ये इंस्टेंस इनिशियलाइज हो जाए और आपको इसके डाटा को डिस्प्ले करना हो, तो नाम दिखाने के लिए तो आप क्या लिखोगे, ई डॉट नेम। आपने देखो क्या लिखा नाम के लिए, ई डॉट नेम। मगर जब बात आएगी फोन नंबर दिखाने की, अगर कोई पूछे राहुल का फोन नंबर क्या है, तो राहुल का फोन नंबर दिखाने के लिए आप क्या करोगे, ई डॉट ए डॉट फोन। देखो यहाँ लिखा है ई डॉट ए डॉट फोन, ई डॉट ए डॉट सिटी, ई डॉट ए डॉट पिन। तो फोन, सिटी और पिन के लिए तो ई डॉट ए डॉट ई डॉट ए डॉट लग रहा है, मगर नेम क्योंकि वो ई का खुद का मेंबर है, उसके लिए सिर्फ ई डॉट नेम लगेगा। तो एक्सेस कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, ये आपको यहाँ पे दिखाया। स्कैनिंग कैसे करनी है, सिमिलर लाइन पे होगी, वो आप थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए कि स्कैनिंग कैसे होनी है। स्ट्रिंग्स को गेटएस से पढ़ते हैं, बाकी न्यूमेरिक डेटा जो होता है उसको स्कैनएफ से रीड करते हैं। प्रॉब्लम आने पे एफ फ्लश stdin को आप यूज कर सकते हैं बीच बीच में, अगर डाटा पूरा रीड नहीं हो रहा है, प्रोग्राम प्री मेच्योरली टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो इंस्टेंस आप देख रहे हैं, इंस्टेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर एड्रेस डिक्लेयर्ड विद इन अनदर स्ट्रक्चर एम्प्लॉय। तो इस स्ट्रक्चर का इंस्टेंस यानी ए एज अ मेंबर विद इन एम्प्लॉय स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया गया है, इसी को नेस्टेड स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, अब आपका एक और टॉपिक जिसमें मैंने आपको कहा था कि आज हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर्स भी हमने अब देख लिया क्या होता है, प्रैक्टिकली अभी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे आपको चीज़ों को। अब सवाल ये आता है कि ज़रा ये सीखते हैं कि एक फंक्शन में स्ट्रक्चर को कैसे पास किया जाता है।
तो अगर किसी के दिमाग में ये आए कि सर फंक्शन में क्यों पास कर रहे हो, बिना फंक्शन के ही जिंदगी आसान है, हम फंक्शन में क्यों पास करना सीखें, तो फिर मैं कहूँगा कि फंक्शन वाला वीडियो देखो, उसमें फंक्शंस के बेनिफिट और एडवांटेजेस बताए गए थे, है ना। फंक्शन क्यों दुनिया में बनाए जाते हैं, फंक्शंस क्यों यूज किए जाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझना है तो आप चेक कर लेना उसको, आपको अपने आप समझ में आएगा, है ना। तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक काम को, बड़े काम को समझना कठिन होता है, मगर बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए, समझना और सॉल्व करना आसान हो जाता है। मीन्स मैं आपको छोटे छोटे फंक्शंस बनाने को दूं तो आप आसानी से बना लेंगे, मगर अगर मैं आपको पूरा एक बड़ा सॉफ्टवेयर बनाने को दे दूं तो शायद आप एक दिन में ना बना पाए। इसलिए फंक्शनल अप्रोच, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच अच्छी होती है। तो मैंने बताया आपको, वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आएगा। बाकी स्ट्रक्चर्स फंक्शन में कैसे भेजते हैं वो अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही सेम ओल्ड स्ट्रक्चर बुक है, बुक नेम है, थोड़ा सा चेंज आ गया, प्राइस की जगह पे हमने अब यहाँ पे ऑथर का नाम ले लिया। बुक का नाम, ऑथर का नाम, किसने वो किताब लिखी है और उसमें नंबर ऑफ पेजेस कितने, ये जानकारी हमने अपने स्ट्रक्चर में ली है, थोड़ा सा मॉडिफाइड है ये। तो जब B1 इंस्टेंस बनाएंगे तो मैंने यहाँ पे रीडिंग नहीं की है, टाइपिंग और कोड ज़्यादा लंबा हो जाता फिर स्लाइड पे नहीं आ पाता, तो मैंने डायरेक्टली B1 को डाटा इनिशलाइज कर दिया। इनिशलाइज करते समय बुक का नाम क्या रखा, लेट अस सी। बहुत फेमस किताब है, आपने सबने सुना होगा नाम। YPK उनके ऑथर हैं, यशवंत प्रभाकर कानिटकर, डॉक्टर यशवंत प्रभाकर कानिटकर। बहुत ही अच्छी किताब है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। और नंबर ऑफ पेजेस अंदाजन लिखे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा पेज हैं, आप चेक कर लीजिएगा, क्या डमी डाटा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट बुक B1 जो लिया उसमें एक एग्जांपल के तौर पे आपको इनिशियलाइज करके डाटा दिखा दिया। सवाल ये है कि अब ये जो B1 में डाटा आया, मैं जानता हूँ कि उसको मेन में यहाँ पे प्रिंट किया जा सकता है, मगर मैं क्या चाहता हूँ, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं B1 डॉट बी नेम, B1 डॉट ऑथर यहाँ पे प्रिंटिंग ना चाहूँ, उसको बल्कि एक फंक्शन में भेजूँ, फंक्शन से प्रिंटिंग हो, तो उस काम को कैसे किया जाए। बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, आपको अपना B1 उस फंक्शन के अंदर भेजना है। यू नीड टू पास इन योर B1 टू द फंक्शन। तो आप B1 पास करेंगे, दिस इज पास बाय वैल्यू, इसे कॉल बाय वैल्यू टेक्निक भी कहते हैं। आपका ये B1 जब यहाँ पे पहुंचेगा तो किसमें रिसीव होना चाहिए, याद करो जब फंक्शंस पढ़ाए थे तो बताया था कि जब फंक्शन में इंटीजर भेजते हैं तो नीचे इंटीजर वेरिएबल में रिसीव करते हैं, जब फ्लोट भेजते हैं तो फ्लोट वेरिएबल में रिसीव करते हैं, करेक्टर भेजते हैं तो करेक्टर वैल्यू वेरिएबल में रिसीव किया जाता है। अभी आपने यहाँ से क्या भेजा, स्ट्रक्ट बुक B1, तो रिसीव किस में करोगे, स्ट्रक्ट बुक B में। इधर नाम B1 है, इधर नाम B है, नाम अलग भी हो सकते हैं, नाम से भी सेम भी हो सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई हैव टेकन डिफरेंट नेम्स। तो क्या होगा, एक्चुअली होने क्या वाला है, B1 की एक कॉपी जनरेट होगी B। तो B क्या है, B इज अ रेप्लिका, इज अ कॉपी ऑफ B1। अब जब B में डाटा आ गया, ऊपर से सारा कुछ यहाँ B में कॉपी हो गया, और आपको डिस्प्ले करना है तो क्या करोगे, ऐसे डिस्प्ले कर दो। तो कितना आसान है, आपने एक B1 बनाया, उसको चाहो तो रीड कर लो, चाहो तो इनिशियलाइज कर लो, जो कुछ B1 में है उसको एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में भेजना है, अंदर रख दो, इसे कॉल बाय वैल्यू कहते हैं। बहुत अच्छा तरीका नहीं है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस ज्यादा अच्छा तरीका होता है, वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, अगली स्लाइड पे आ जाएगा। मगर B1 को आप ऐसे पास कर सकते हैं, B इसमें कॉपी हो जाएगा और आप उसको फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कॉल बाय वैल्यू वाला तरीका। अब इससे चलते हैं बेहतर बेहतर तरीके पे, जिसे कॉल बाय रेफरेंस कहते हैं। तो देखिए सेम वही एग्जांपल है, मगर अब की बार मैंने B1 को नहीं भेजा, उसकी जगह क्या भेजा, एड्रेस भेजा। तो याद करो कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक में क्या सिखाया था, वेरिएबल नहीं बल्कि उसका एड्रेस भेजेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस भेजा। अब आपको ये भी बताया हुआ है कि एड्रेस को किस में रिसीव करते हैं, पॉइंटर में, स्टार B में। अब ये कैसा पॉइंटर, इस पॉइंटर के पास तो एड्रेस आएगा, जब आप उस एड्रेस पे पहुंचोगे तो वहां क्या पड़ा हुआ मिलेगा, स्ट्रक्चर का इंस्टेंस मिलेगा ना। तो पॉइंटर का टाइप क्या लिया जाएगा, स्ट्रक्ट बुक। अगर यहाँ पे मैंने इंटीजर का पता भेजता तो मेरा पॉइंटर भी इंट स्टार होना चाहिए था। मैं फ्लोट का एड्रेस भेजूंगा तो फ्लोट स्टार, कैर का एड्रेस भेजूंगा तो कैर स्टार, मगर मैंने एड्रेस किसका भेजा, स्ट्रक्ट बुक का, तो पॉइंटर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्ट बुक। So similar pointer I have created. Now once I receive the address inside B, I using my pointer I can print my values. तो यहाँ पर अब सब लोग बहुत ध्यान से सुनना और देखना, इस B में डाटा क्या आया, B में एड्रेस आया, पॉइंटर है ना तो एड्रेस आएगा।
अब इस बी की मदद से अगर मुझे बी नेम, बी ऑथर और बी पेजेस तक पहुंचना है तो देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट नहीं लगा है, यहाँ पे माइनस और ग्रेटर देन सिंबल को टाइप करके एरो ऑपरेटर बनाया है। आपके कीबोर्ड पे एक माइनस वाली की होती है और एक ग्रेटर देन वाली की होती है, जो आपका स्टैंडर्ड क्यूबर्टी कीबोर्ड है उसमें दी होती हैं दोनों कीज। आपको सक्सेशन में ये कीज टाइप करनी होती हैं। मैंने कैसे टाइपिंग करी है, मैंने बी लिखा है, बिना किसी स्पेस दिए माइनस का साइन दबा दिया कीबोर्ड से, ग्रेटर देन वाला साइन भी सक्सेशन में ही दबाया, कोई स्पेस नहीं आएगी, उसके बाद मैंने बी नेम टाइप किया है। तो ये जो माइनस और ग्रेटर देन साइन आप देख रहे हो इसको एरो ऑपरेटर या रेफरेंशियल ऑपरेटर भी कहा जाता है। एरो या रेफरेंशियल ऑपरेटर, जब आप अपने स्ट्रक्चर के डाटा को पॉइंटर से एक्सेस करते हो तो इसको यूज करते हैं। अगर ये पॉइंटर नहीं होता, देखो पिछले एग्जांपल में यहाँ पे कोई पॉइंटर नहीं है तो मैंने डॉट लगाया है। डॉट कहता है मेरे बगल में कौन होना चाहिए, डॉट के बगल में इंस्टेंस होना चाहिए, देखो इंस्टेंस है ये। मगर हमारे इस एग्जांपल में बी इंस्टेंस नहीं है, बी एक पॉइंटर है और पॉइंटर के बगल में डॉट नहीं लगता है, एरो लगता है। डॉट लगा दोगे एरर आ जाएगा, ठीक है। बिना पॉइंटर के डॉट, पॉइंटर के साथ में एरो, तो पॉइंटर के साथ एरो लगेगा, बिना पॉइंटर के डॉट लग जाएगा। ये थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है। तो आपने यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस को भी सीख लिया। कॉल बाय रेफरेंस से मेमोरी बचती है, कोई कॉपी जनरेट नहीं हो रही है। पिछले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, B1 अगर मान लो यहाँ B1 को देखें, मान लो ये 20 बाइट्स का डाटा है, तो ये 20 बाइट्स का डाटा एक नई जगह पे कॉपी होके टोटल 40 बाइट्स वेस्ट होती है। 20 + 20 40 बाइट। मगर इस एग्जाम्पल में अगर B1 20 बाइट्स का है तो B तो 2 बाइट्स का है ना, इंटीजर पॉइंटर है, मतलब इंटीजर पॉइंटर कह रहा हूँ, इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो तो इंटीजर टाइप होगी ना। और इंटीजर टाइप एड्रेसेस कैन नॉट बी फ्लोट टाइप, एड्रेसेस कैन नॉट बी स्ट्रक्चर टाइप। तो बी में अल्टीमेटली आएगा तो एड्रेस, एड्रेस कैसा होगा, इंटीजर टाइप। इंटीजर कितनी जगह लेता है, 2 बाइट, तो 20 + 2 यानी 22। तो इस टेक्निक में सिर्फ 22 बाइट्स यूज हुई, 20 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। और पिछले एग्जाम्पल में 20 + 20 40 बाइट्स। तो कुल मिला के मैंने 18 बाइट्स 18 बाइट्स की सेविंग कर ली, ठीक है। ये हमारा एजम्पशन है कि हमारा स्ट्रक्चर 20 बाइट्स ले रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट स्ट्रक्चर का आपको एग्जांपल शो किया है। एक स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाया जिसमें एज और नेम ले लिया। मेन के अंदर जाके मैंने एरे ऑफ स्ट्रक्चर से 2 इंस्टेंस क्रिएट किए हैं। एक एरे बनाया है जिसमें 2 बच्चों के रिकॉर्ड में रख सकता हूँ, S0 और S1। और मैं यहाँ पे एक लूप चला के रीडिंग कर सकता हूँ वैल्यूज की। रीडिंग करने के लिए मैंने एड्रेस ऑफ S अपने फंक्शन में पास किया है, जिसको मैं यहाँ पे रिसीव कर रहा हूँ पॉइंटर में। पॉइंटर की मदद से कैसे रीडिंग होती है वो देख लीजिए, बीच में F+ जरूर डालिएगा। तो इसमें तो आपको ये आउटपुट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए तो आप प्लीज पूछिए, नहीं तो फिर कुछ नई चीज देखते हैं। Any student, any questions, you are most welcome, please ask. This is all for today.